हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 3 दिसंबर के जो न्यूज़ टुडे आते विज़न आइस के। तो इसमें सबसे पहले न्यूज़ क्या है, जो हमारा जो ये है ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समर्पित मालभाड़ा गलियारा, इसका जो है ऑलमोस्ट 40% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि कंप्लीट कब होगा 2021 में होगा। ठीक है, डीएफसी। तो डीएफसी क्या है, डीएफसी परियोजना के अंतर्गत जो है संपूर्ण देश में जो है 6 जो है मालभाड़ा गलियारे मतलब फ्रेट कॉरिडोर जो है निर्मित किए जा रहे हैं। अगर हम इन 6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है 6 गलियारे हैं। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न डीएफसी अगर हम बात करें तो ये मुंबई से और दादरी तक जा रहा है। ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न साउथ जो डीएफसी है उसकी बात करें तो ये दिल्ली से और विजयवाड़ा तक जाएगा। अगर हम साउथर्न डीएफसी की बात करें तो गोवा से चेन्नई तक जाएगा। और अगर हम ईस्ट वेस्ट डीएफसी की बात करें तो मुंबई से ये जा रहा है कोलकाता। ठीक है, और अगर हम ईस्टर्न जो डीएफसी है उसकी बात करें तो ये जा रहा है हमारा दादरी से और धनकुनी तक। ठीक है, धनकुनी तक। ये हमारे जो 6 हैं, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, डीएफसीज़ है। ठीक है, जिन जिन पे क्या होगा, हमारा वस्तु जो मेनली जो वस्तु और जो कमोडिटीज़ होगी ना, उनको रेल मार्ग से ले जाया जाएगा डीएफसी के माध्यम से। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य, इसका पर्पज़ क्या होगा, एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली प्रदान करना। ठीक है, जो इसमें सुरक्षित जो सेफली हमारे माल को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ले पाएँ। अब इसमें क्या है, परियोजना को लागू करने के लिए एक समर्पित निकाय के रूप में केंद्र सरकार ने 2006 में जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL की स्थापना की थी। ठीक है, 2006 में केंद्र सरकार ने। और मालभाड़ा गलियारा परियोजना के जो देश की जो है सबसे बड़ी रेलवे अवसंरचना होगी अभी तक की। और यह इसकी जो लागत है वो कितनी होगी, 91,459, ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ रुपीज़ मान लीजिए आप। ठीक है, और डीएफसी के इसके लाभ क्या होंगे, देखिए लॉजिस्टिक जो लागत होगी ना, लॉजिस्टिक लागत क्या होती है, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पे जब रेलवे का सामान जा रहा है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको सामान जब आएगा तो पहले उसे स्टोर भी करना होगा, है ना। कुछ सामान ऐसा होता है जिसे पैक भी करना होता है, तो और यहाँ पे जाने के बाद भी उसे जो है कहीं पे रखना होगा, है ना। उसकी पैकिंग या अनपैकिंग जो भी होगी, तो इस सब को मिला के जो कॉस्ट होती है ना, वो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इस कॉस्ट को क्या करेगी, कम करेगी, है ना। सामान मान लीजिए यहाँ दिल्ली से और कोलकाता यहाँ चेन्नई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सीधा यहाँ से जाएगा ये, और ये सिर्फ माल ले जाएगा, मतलब पैसेंजर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। तो इसमें हमारा काफ़ी सारे जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाएगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा, कंपटीशन में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, वर्तमान में लॉजिस्टिक लागत की अगर हम बात करें तो ये लगभग जीडीपी का 14% है, जो कि जो वैश्विक जो लॉजिस्टिक लागत है उससे 30-40% जो है ज़्यादा ही है। मतलब अगर देखा जाए तो हम 30-40 का मतलब 7 से 8 होनी चाहिए ये लॉजिस्टिक जो हमारी वो है कॉस्ट है, पर हमारी 14% पे जा रही है। ठीक है, तो इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 10% से नीचे इसे लेके आएँ। औद्योगिक क्षेत्रों को जो है ये बढ़ावा देगा, है ना। मान लीजिए यहाँ से सामान यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो जहाँ पे जाएगा सामान इस स्टेट से दूसरी स्टेट के इस पॉइंट पे, वहाँ पे क्या होंगे, इंडस्ट्रीज़ अपने आप ही डेवलप करने लग जाएंगे, है ना। जहाँ से सामान दूसरी जगह जहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे अपने आप ही इंडस्ट्रीज़ क्या होंगी, बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो निजी सड़क परिवहन है, मतलब अगर अभी तक ये नहीं था पूरा, है ना, 6 के 6 जो फ्रेट कॉरिडोर, तो इससे क्या होता था, जो हमारे प्राइवेट वो होते थे ना सड़क परिवहन, मान लीजिए कहीं से माल लोड होके दूसरे स्टेट में जब जाता था तो क्या करते थे, या तो ट्रकों में जाता था, है ना। तो प्राइवेट जितने भी जो वो होते हैं व्हीकल होते हैं उनमें जाता था, तो उनको क्या होगा, उनको अब पीछे जाना होगा, है ना। जो कि अधिकृत बाजार में हिस्सेदारी जिनकी थी, उससे हटकर अब दोबारा से जो रेलवे में पुनः प्राप्त हो जाएगी, है ना। रेलवे में दोबारा से जो है सामान जाने लगेगा। इसकी स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। अभी तक कितनी थी, 23.6। क्योंकि मान लीजिए दिल्ली से चेन्नई अगर सामान जा रहा है तो किसी पैसेंजर गाड़ी में रख देते थे, तो पैसेंजर गाड़ी की एवरेज स्पीड निकालते तो ये आती है। ठीक है, तो अब जो है 100 किलोमीटर, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से चल के और यहाँ पे ही जाएगी, या फिर बीच में मेन जहाँ पे जो सामान उतारना या चढ़ाना होगा वहाँ पे रुकेगी। ठीक है, तो इससे इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी की गति से जो है सक्षम बनाएगा। विभिन्न टर्मिनलों और जंक्शनों पर भीड़ को भी कम करेगा, है ना। मतलब ये सामान डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या होगा, जो इनके चढ़ाने और उतारने की जो भीड़ होती थी वो भी कम होगी, जिससे जो है वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। उसके अलावा देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी सीबीआई है
ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर पुलिस स्टेशन है, इनमें सीसीटीवी होने चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा कि काफ़ी सारे जो है शोषण के मामले, हिरासत में जब जो अपराधी होता है उसके साथ शोषण के मामले, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो गई है। आप तमिलनाडु में देखेंगे तो एक फादर और जो उसके सन की जो है हिरासत में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, काफ़ी सारे केस आए थे 2-3 महीने पहले, इस पर काफ़ी सारा जो विज़न की मंथली वो आती है उसमें काफ़ी सारा इसमें दे रखा था काफ़ी कुछ। ठीक है, तो आई थिंक सो जून या जुलाई की उसमें जो पॉलिटी सेक्शन है उसमें से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 2018 के जो निर्देश के दायरे का विस्तार किया है, और केवल पुलिस स्टेशनों में नहीं, जहाँ पे भी मतलब जैसे कि पूछताछ का काम जहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, उस पूछताछ करने की शक्ति वाली सभी एजेंसियों में जो है सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाई जाएगी। अब देखिए, वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मानव अधिकार के हनन के रोकथाम के लिए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाया जाए, पर अब उन्होंने कहा है कि इन सब जगह पे लगेंगे, ईडी, सीबीआई, इन सब में जो है सीसीटीवी इंस्टॉल होंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अवलोकन, जांच एजेंसियों द्वारा दिए गए जो मानवाधिकार के उल्लंघन के जो पीड़ित है उनसे क्या किया, पूछताछ के लिए सीसीटीवी फुटेज की कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी अब उन्हें। ठीक है, जब जो भी पूछताछ होगी उसकी जो डीवीडी जो सीडी उनकी बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा, पीड़ितों को राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार न्यायालय के समक्ष जो है याचिका दायर करने का या पुलिस अधीक्षक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब वो जो है अब जो है अपने जो भी जिसको हिरासत में लिया जाएगा वो क्या करवाएगा, इनमें मानवाधिकार न्यायालय होगा या फिर राज्य का मानवाधिकार आयोग होगा, उसमें याचिका दर्ज करने के लिए फ्री है वो। ठीक है, या फिर पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य प्राधिकारी से सहायता भी प्राप्त कर सकता है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक केंद्रीय निरीक्षण निकाय बनाने की जो है गुजारिश की है कि केंद्र सरकार को बोला कि ये केंद्रीय निरीक्षण निकाय को जो है स्थापना की जाए, जो राज्यों और जो संघ हो गए ना उसमें क्या करेगा, अपराध के दृश्यों के लिए वीडियोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करे, है ना। दिशा निर्देश जारी, जैसे कि अब जो है वहाँ कर्नाटका में एक रेप केस में जो है 4 लड़कों को वो एनकाउंटर में मार दिया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के केसेस के लिए एक केंद्रीय निरीक्षण निकाय बनाया जाए। ठीक है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए और सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समितियां हैं उनकी स्थापना का भी आदेश दिया है। ठीक है, राज्यों में भी और जिले में भी, दोनों में निरीक्षण जो समितियां उनको बनाया जाए। अभी भारत ने क्या कहा है कि यातना के विरुद्ध जो है संयुक्त राज्य अभिसमय, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है भारत ने। ठीक है, और ना ही एक भी राष्ट्रीय कानून ऐसा है जो इसके खिलाफ बनाया गया हो। ठीक है, अगेंस्ट टॉर्चर के खिलाफ किसी भी उसकी ना तो अभी पुष्टि हुई है और ना ही ऐसा कोई लॉ अभी तक बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है इसमें अभी तक प्रगति का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसमें से देखिए जो DDU GKY है, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसमें जो है 10.78 जो वो है लाख ग्रामीण युवा है, इसमें से 58% को जो है प्लेसमेंट अभी तक मिल चुकी है। इन्हें पहले क्या किया जाता है, इन्हें पहले जो है वो किया जाता है, स्किल किया जाता है, कौशल दिया जाता है, उसके बाद इनको जॉब दिलवाई जाती है। ठीक है, प्लेसमेंट जैसे किसी कॉलेज में होता है, इस टाइप से इनका काम किया जाता है। तो केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, इन सब में क्या है 50% से ज़्यादा युवाओं को अभी तक प्रशिक्षित करके प्लेसमेंट मिल चुका है। 2022 में क्या हुआ था, मार्च के मतलब 2022 तक क्या होगा, 28,82,677 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके प्लेसमेंट करने का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, DDU GKY क्या करता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक प्लेसमेंट, मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो मंत्रालय कौन सा है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय 2014 में स्टार्ट हुई थी और इसका मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, और किसके अंतर्गत जो है कार्यक्रम के अंदर चला गया था, प्लेसमेंट संबंध कौशल विकास कार्यक्रम के अंदर से चलाया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस मिशन के तहत इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय द्वारा जो है 2014 में आरंभ किया गया था। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, एटलीस्ट मंत्रालय तो आपको याद होना ही चाहिए किस मंत्रालय के अंदर आता है ये। ठीक है, इसे ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाने और निर्धन परिवारों के ही ग्रामीण युवाओं की जो है करियर आकांक्षाओं को, जो 15 से 35 तक जो भी काम करने वाले जो ग्रामीण युवा हैं, ठीक है, पर उन्हें जो है काम नहीं मिल पा रहा है, उनकी करियर आकांक्षाओं को पूर्ण करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ क्रियान्वित किया गया। ठीक है, इस योजना से क्या होगा, सामाजिक रूप से जो वंचित समूह होंगे, SC ST में 50%, अल्पसंख्यकों में 15%, महिलाओं में 33%, एक अनिवार्य समावेशन इन सब का किया जाएगा। ठीक है, कौशल विकास की आवश्यकता क्या है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम आवश्यकता की बात करें तो
जो राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमी नीति है, जिसमें 2015 ने वर्ष 2022 तक 24 प्रमुख क्षेत्र जो होंगे उसमें जो है 109.73 मिलियन के कौशल अंतराल की पहचान की है। ठीक है, इतने हमारे पास जो है कौशल अभी मौजूद है। पर इसमें क्या हो रहा है, जो अगर भारत की हम बात करें तो 487 मिलियन लोगों के कुल कार्यबल में से सिर्फ 4.69% को ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया। बाकी सब क्या है, अप्रशिक्षित है इतने सारे लोगों में से, है ना। तो 15 से 15 जो हमारा काम करने वाला 15 से 60 तक मान लीजिए। ठीक है, तो फिक्की ने एक अध्ययन में यह वर्णित किया कि 2020 तक विश्व स्तर पर 47 मिलियन से अधिक कुशल जो श्रमिकों की जो है कमी होने वाली है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, हमें अगर हम इन युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे तो हमें जो है इस जॉब की कोई भी वो नहीं होगी, मतलब हमें कमी नहीं होगी भारत देश के जो युवा होंगे उनको। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो है स्मॉल न्यूज़ भी आई हुई है, जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है द्वारा जो है वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट अभी हाल ही में जो है पब्लिश करी गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर जलवायु का जो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया। परिवर्तित होती जलवायु का वर्णन करने के लिए वैश्विक जलवायु संकेतक मतलब ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर है, उनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो भी इसकी जलवायु में जो भी परिवर्तन देखा जा रहा है उसके लिए हम वैश्विक जलवायु संकेतक का यूज़ करेंगे उसको बताने के लिए। ठीक है, तो GCI का यूज़ जो है जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जाएगा। सर्वाधिक जो प्रासंगिक होगा, जहाँ पे जो है मौसम जल्दी से परिवर्तित हो रहा होगा, वहाँ की जो निगरानी के लिए किया जाएगा। ठीक है, जिसमें वायुमंडल की संरचना देखेंगे, ऊर्जा परिवर्तन, जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, जो CO2 है। ठीक है, इसका जो है उत्सर्जन देखेंगे और अन्य कारकों के संचय से उत्पन्न होते हैं, तथा साथ ही साथ भूमि, महासागर और हिम की प्रतिक्रियाएं भी सम्मिलित है। क्योंकि क्या करता है, देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप में बता रखा है कि जब हम जो है CO2 जो हमारी जो रिलीज़ होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, उसमें से क्या करता है, जो हमारे ये होता है ना महासागर होता है, वो ही ऑलमोस्ट इसमें जो है 23% जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, महासागर भी अम्लीय जो है जो एसिडिफाइड है वो बढ़ रहा है उसका pH लेवल। ठीक है, तो और इसमें क्या है, रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या निकले, वर्ष 2020 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.2, ठीक है, 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ चुका है। वर्ष 2020 के विश्व स्तर पर 3 सबसे गर्म वर्षों में से एक होने की संभावना है। ठीक है, तो इसे आप भी फील कर रहे होंगे। अब जैसे दिल्ली में अभी तक जो है कितनी 9 दिसंबर हो चुके हैं, अभी तक कोई ज़्यादा ठंड आई नहीं है। तो आधुनिक तापमान वर्षा में 1850 में रिकॉर्ड होना प्रारंभ हो गया था। इसका जो कैलकुलेशन हम 1850 से जो है इसे कैलकुलेट करने लग गए थे। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने पढ़ ही लिया कि CO2 जो है 23% जो है महासागर अवशोषित कर, जिसकी वजह से ये अम्लीयकरण इसका बढ़ रहा है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या भी आप देख ही रहे हैं, है ना। बैक टू बैक तमिलनाडु में भी तीसरा है, चौथा भी आ रहा है इस ईयर में। ठीक है, कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद ग्रीन हाउस गैसें में वृद्धि जो है बढ़ती जा रही है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जो तो WMO क्या है, जो हमारा ये है वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, मौसम विज्ञान या परिचालनात्मक जीव विज्ञान एवं संबंधित भूभौतिकी वैज्ञानिक के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक UN की एक विशेषीकृत क्या है एजेंसी है ये। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है WMO का। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ जो है मलेरिया से रिलेटेड है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, रिपोर्ट में मलेरिया कार्यक्रमों के अनुसंधान में निवेश के साथ साथ सभी हस्तक्षेप क्षेत्रों में प्रगति यथा रोकथाम, निदान, उपचार और आवेशन की निगरानी की गई है। ठीक है, तो मलेरिया रोग हेतु ये किसके वजह से फैलता है, परजीवी की वजह से फैलता है, जो कि जिसको क्या कहते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है ये फैलता है। तो मलेरिया हेतु उत्तरदायी 5 मलेरिया परजीवियों में से 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कौन से, प्लास्मोडियम और प्लास्मोडियम विवेक्स। ठीक है, ये दोनों सबसे क्या है, खतरा उत्पन्न करते हैं। अब इसके अगर निष्कर्ष की बात निकालें तो क्या है, भारत में अगर देखें हम तो पहले क्या था, विश्व स्तर पर मलेरिया के मामले में जो है वर्ष 2000 के 80 से घटकर 2019 में 57 रह गए पर 1000। ठीक है, हर पहले 1000 में से 80 को था, हर 1000 में से हर 80 को, और
अब क्या है, हर 1000 में से 57 को है। WHO के अनुसार जो है अफ्रीकी जो क्षेत्र है उसमें 94% जो मामले हैं ना मलेरिया के वो मिलते हैं। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं। भारत एकमात्र स्थानिक देश है जिसने वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 17.6% की गिरावट जो है मलेरिया में देखी गई है। मलेरिया उन्मूलन के लिए उपाय क्या किए गए हैं? WHO ने भारत सहित मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित 11 देशों में जो है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल प्रारंभ की है। ठीक है, WHO ने भारत सहित 11 देशों में। तो हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट क्या है? इसमें जो है इम्पैक्ट देखते हैं और आउटकम देखते हैं। इम्पैक्ट किसका देखते हैं? रिडक्शन इन मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी, जो मृत्यु दर है और मॉर्बिडिटी इनके जो है वो देखते हैं इम्पैक्ट कितना हो रहा है। और उसके बाद आउटकम में क्या देखते हैं? इफेक्टिव एंड इक्विटेबल डिलीवरी ऑफ एविडेंट इन्फॉर्म्ड मिक्स ऑफ इंटरवेंशन। मतलब इसमें हम जो है इसका इम्पैक्ट देखते हैं और इसका जो है आउटकम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं? इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम और मल्टी सेक्टरल रिस्पॉन्स, इनको देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? एक तो ये जो है कार्यक्रम चलाया गया अब WHO द्वारा, और मलेरिया के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से 30 के दौरान प्रारंभ की गई। ठीक है, और इसका लक्ष्य मलेरिया के मामलों की घटनाक्रमों और मृत्यु दरों में 2015 की आधार रेखा से कम 2020 तक 40%, 2025 तक 75%, 2030 तक 90% की कमी करने की शामिल है। ठीक है, भारत में 2016 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा और वर्ष 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये दो जो है प्रोग्राम है भारत में ये चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम छोटी छोटी खबरों की बात करते हैं तो अमेरिका चाइना आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की रिपोर्ट UCESRC। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 2000 में जो है इसका गठन हुआ और यूएस कांग्रेस ने इसको बनाया और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार और आर्थिक संबंधों के राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और निगरानी के लिए ये वार्षिक रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, UCESCR। ठीक है, अब इन्होंने क्या अभी फाइंड किया है कि चीन जो है गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ टकराव की योजना बना रहा था पहले से ही। ठीक है, जिसके तहत जो है भारत के 20 सैनिक जो है शहीद हो गए और कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष का अनुमान कारण भारत LAC पर तैनात सैनिकों की सहायतार्थ सामरिक पहुंच मार्ग का निर्माण कर रहा था। ठीक है, उनको सामान पहुंचाने के लिए जो है जो मार्ग का अपने निर्माण करता है। इसकी वजह से जो है इन्होंने जानबूझकर ऐसी योजना बनाकर और भारत के 20 सैनिक इसमें जो है शहीद हो गए। ठीक है, मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, मतलब जो जैसे कि जो BTech वगैरह है जो भी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि कुछ जो बैकग्राउंड है वो मेनली हिंदी मीडियम से आते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज से आते हैं, है ना। तो ऐसे में उन्हें इंग्लिश से जो है डील करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिसकी वजह से अब क्या है, तकनीकी शिक्षा को जो है मातृभाषा के रूप में भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य सक्षमकारी प्रावधान निर्मित करना ताकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण उत्कृष्ट छात्र तकनीकी शिक्षा से वंचित ना हो पाए। जो मेधावी छात्र होते हैं वो मतलब जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं पर जो है उन्हें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे छात्र भी जो है शिक्षा से वंचित ना हो पाए। ऐसा किस में किया जा रहा है? IIT जो भी होंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NITs आगामी शैक्षिक वर्ष से मातृभाषा में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करना आरंभ करेंगे। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड, तो इसमें क्या है, अब जैसे जो वो होते हैं ना, जैसे जो RBI ई बॉन्ड लॉन्च करती है ना, तो इस टाइप से जो है नगर पालिका भी अपने बॉन्ड लॉन्च करेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए। ठीक है, नगर पालिका बॉन्ड शहरी स्थानीय निकास होगा द्वारा अवसरित जो भी परियोजनाएं होंगी। ठीक है, स्थानीय निकाय द्वारा जो भी अवसंरचना परियोजना होगी जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु धन संग्रह के लिए जारी किए जाते हैं। ठीक है, ये सेबी द्वारा, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो है विनियमित मतलब रेगुलेट होंगे सेबी द्वारा। ऐसे बॉन्ड जारी करने के लिए नगर पालिकाएँ निम्नलिखित में से प्रभावी नहीं होनी चाहिए। मतलब नगर पालिकाओं का ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए कि उनके पास जो नकारात्मक मतलब नेगेटिव नेट निवल क्या होता है, नेट संपत्ति जो है नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेट संपत्ति उनकी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और विगत 1 वर्ष में किसी भी ऋण चुकौती, मतलब उन्हें कहीं पे भी ऋण को जो है ऐसा ऋण नहीं देना हो, कहीं पे भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में सुधार योजना बनाएगी। इसमें क्या कहा गया
कि इसका उद्देश्य क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम एक प्रणाली, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से जो है डिजिटली मान लीजिए आप के माध्यम से सही समय पर सही छात्र तक पहुंच बनाना, है ना। ऐसा होता था कि जैसे कई बार जो है सही जो है छात्र को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और स्कॉलरशिप जो है नहीं मिल पाती ऐसे बच्चों को, तो इसके लिए जो है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनको अब दी जाएगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें जो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और विदेश में जो भी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये केंद्र और राज्य की साझेदारी द्वारा चलाया जा संचालित हुआ है कार्यक्रम है। इसमें क्या कहा गया कि उनको क्यों नहीं मिल पाती थी, तो इसमें बोला गया कि राज्य जो होते हैं ना उनको या तो मंत्रालयों से निधि जारी करने के लिए समय पर मांग नहीं करते थे। ठीक है, दोनों गलतियाँ इसमें राज्य की निकाली गई, या उनका वो अनिच्छुक होते थे ऐसा करने के लिए, है ना। राज्य या तो सही मांग नहीं करते सही समय पर, ना और ना ही ऐसा करने के वो इच्छुक होते थे। दोनों ही मामलों में छात्रवृत्ति समय पर मेधावी छात्र तक पहुंच नहीं पाती थी। ठीक है, परमाणु चुंबकीय अनुनाद, इसमें क्या है, एनएमआर जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीक है। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक है। इसमें क्या है, प्रतिदर्श मतलब सैंपल की शुद्धता का निर्धारण करके गुणवत्ता नियंत्रण करते जाते हैं। ये मेनली किस पे किया जाता है, शहद में कोई भी मिलावट हो उसको देखने के लिए, मतलब इससे अभी तक इसका शहद का जो है वो कर चुके हैं अभी तक ये टेस्ट। उसके अलावा किस किस की और कर सकते हैं हम, शहद के अलावा जैव खाद्य पदार्थ, कोई भी रसायन विज्ञान के साथ साथ जो बैटरी फिल्म आती है उसकी भी। ठीक है, इसमें करते क्या है, एक नाभिकीय चक्रण होता है जो कि स्पिन करता है, उसमें जो है शक्तिशाली चुंबकीय, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। उसमें जो है अन्योक्रिया के पर्यवेक्षण, अन्योक्रिया क्या होता है, मतलब उनका इंट्रैक्शन होता है इसके बीच में। मान लीजिए शहद यहाँ पे रख दिया उन्होंने, उसके बाद ये नाभिकीय चक्रण है और ये मैग्नेट है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पिन करवाते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, जिससे जो है पर्यवेक्षण एवं मापन के द्वारा एक सामग्री की आणविक संरचना का विश्लेषण जो है अनुमति प्रदान करता है, जिससे हमें उसके आणविक संरचना जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है। तो एनएमआर का यह लाभ होता है कि प्रतिदर्श मतलब जो सैंपल होता है ना वहाँ पर गैर विनाशकारी होता है, जिसका विनाश नहीं होता, और कम सैंपल में भी, मतलब सैंपल आप थोड़ा भी लेंगे तो उससे की कम प्रतिदर्श तैयार करने की आवश्यकता होती है। कम सैंपल जो है, कम सैंपल से भी इसका जो है टेस्ट हो जाता है। इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में जैव, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद अपशिष्ट जल उपचार पुनर्चक्रण प्रणाली, इसमें क्या होता है, इसे भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया, भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुशल विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण प्रणाली है। इसमें क्या बोला गया कि जो भी आपका वॉश बेसिन होता है या रसोई से निकलने वाला जो जल होता है ना, वो उसमें तेल और ग्रीस होता है, इसको हटाने के उपरांत उपचारित व पुनर्चक्रित किया जा सकता है। पर इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तथा टॉयलेट फ्लशिंग और उद्यानकर्ता जैसे गैर पेय उद्देश्य, जहाँ पे हमें मतलब इसे पानी को पीना की ज़रूरत ना हो, ऐसी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट फ्लशिंग। ठीक है, उद्यान कर्म मतलब जो आपके बागीचे होते हैं ऐसे में देने के लिए, अगर इसका तेल और वो निकाल दिया जाए तो। ठीक है, और देखिए अगला क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र, IAIS। तो इसमें क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक जो गिफ्ट सिटी है, इसमें क्या किया गया, विनियामक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने हाल ही में IAIS की सदस्यता प्राप्त की है। ठीक है, सदस्यता इसने जो है इसकी सदस्यता प्राप्त किया, IAIS ने गिफ्ट सिटी की सदस्यता प्राप्त किया है। IAIS वर्ष 1994 में स्थापित एक बीमा जो निरीक्षण करने का एक स्वैच्छिक सदस्य संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है और जो बीमा क्षेत्र के निरीक्षण के लिए सिद्धांतों, मानकों और अन्य सामग्री के कार्यान्वयन में एक विकास एवं सहायता उत्तरदायी करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और उसके बाद ये लास्ट है, कर्नाटक अधिगमन प्रबंधन प्रणाली, KLMS। ये क्या है, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा इसे आरंभ किया गया है, KLMS को। इसे 2 तरीक़ों से लागू किया गया है तथा अधिगम प्रबंधन प्रणाली आधारित डिजिटल लर्निंग है एक तो, और 2500 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएं स्थापित करना, जो प्रथम श्रेणी के महाविद्यालय, जो फर्स्ट क्लास महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज को शामिल करती हैं। ठीक है, मतलब डिजिटल आपको जो है क्लासेस दी जाएंगी। यह डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सकल नामांकन अनुपात, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसमें सुधार आएगा।
ठीक है। इससे छात्रों और शिक्षकों को क्रमशः सीखने और सिखाने की पद्धति पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में जो है हाई जो आप एजुकेशन लेते हैं उसमें जो है सुधार होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक दिस, बिकॉज लाइक करने से जो है थोड़ा मोटिवेट आता है नेक्स्ट क्लास और अच्छे से लेने का। ओके, हैव अ गुड डे।